हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है ना। अब तक में हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्लियर कर लिए हैं, जो पूरा कम्प्लीटली वेव के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहला आता है टोन, TONE, टोन। ठीक है ना। मतलब अब सिंपली क्या होता है, अ साउंड which have single frequency, a sound which have single frequency is called, क्या कहलाएगा, टोन। ठीक है। अब बात करते हैं नोट का। अच्छा, नोट सुने होंगे तुमने, नोट क्या होएगा? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द साउंड विच प्रोड्यूसेस, the sound which produces due to mixture of several frequency। ठीक है। जो टोन बनेगा ना दोस्त, वो टोन होगा क्या कि मतलब जिसके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सिंगल हो, उसको क्या कहेंगे आप, टोन कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब आपको पता है नोट क्या है। तो कहते हैं द साउंड विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। तो क्या कहलाएगा आपका, नोट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा ऑलमोस्ट नॉर्मली कि म्यूजिकल साउंड क्या होगा। ठीक है, देखते हैं म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड का मतलब क्या होगा? म्यूजिकल साउंड में हम ये कह सकते हैं सिंपली कि द साउंड which is pleasant to listen, the sound which is pleasant to listen। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है, ये आता है नॉइज। देखिए म्यूजिकल साउंड और ये नॉइज। नॉइज मतलब क्या है, आपने सुना होगा ऑलमोस्ट आवाज़ें, सेवरल टाइप्स की आवाज़ें जो आपको अच्छा नहीं लगे, ऐसे आवाज़ें जो आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा हो, उसको क्या कह सकते हैं, नॉइज कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं साउंड which is unpleasant to listen, the sound which is unpleasant to listen is called noise। ठीक है। चलिए दोस्त, अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। ठीक है, पिच जरा फोकस करना, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है। तो सिंपली आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है ना, वो याद रखना है टोन के बारे में, जिसके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। जिसके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं टोन। ठीक है। चलिए अब सेवरल फ्रीक्वेंसी वाले को बोलते हैं नोट। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, जिसका सुनने में जो आपको बहुत ही अच्छा लगे, प्लीजेंट, आरामदायक, एकदम मज़ा आ जाए एकदम से। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नॉइज। नॉइज क्या होता है, एक ऐसे साउंड जो आपको पूरा का पूरा सुनने में अच्छा नहीं, अनप्लीजेंट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप, नॉइज। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, इस पर फोकस करना, हम बात करने जा रहे हैं पिच का। ठीक है, इस पर फोकस करना, पिच। अब पिच क्या है, अ पिच of sound which
डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी a pitch of sound which depends on frequency of sound. अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को दूसरे लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो वाइब्रेशन। इसको कह सकते हैं हम लोग वाइब्रेशन, ठीक है? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वाइब्रेशन कह सकते हैं, ठीक है ना? मतलब अब क्या होता है कि जो पिच होगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पिच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? फ्रीक्वेंसी का। फोकस करो, जो पिच है ये फ्रीक्वेंसी का क्या बन रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है अगर हम पिच को बढ़ाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, या अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो पिच की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना? और देखो तो जरा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है? हर्ट्ज। तो ये किस पे डिपेंड कर दिया? पिच हर्ट्ज पे डिपेंड किया। क्लियर है कि नहीं है? अब तुम्हें पता चलेगा कि यार ऐसे कैसे, मतलब सिंपली आपसे। अच्छा, कभी कभी आप देखे होगे जो हमारे घरों की जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, और आप जैसे लोग की बात करते हैं, लाइक वुमन की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, वो अगर बोल रही होती है सिंपली, तो वो अगर बोलती है तो आप देखते हैं कितनी कितनी साउंड बड़ा एकदम से क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और हम आप जो जैसे बोलते हैं तो थोड़ा उनके कंपेयर में साउंड अपना क्या होता है, अलग, थोड़ा हटके होता है। ये किसकी वजह से है? ये सब वजह किसका है? पिच का, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया। यानी उसके जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होगा? कम होता है। उसके जो पिच का लेवल होता है वो क्या होता है? कम होता है। और हमारे आप जैसे मेल का जो पिच होता है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है। यानी पिच किस पे डिपेंड करता है? उसके फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? और आवाज़ चेंज होने का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है ना? अगर पिच क्या है साउंड का ज़्यादा है तो समझ लो, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जरा देखो। If pitch of sound is greater, सुनो ध्यान से, हमने कहा ये pitch of sound is greater, ठीक है? number of compression और रेयरफैक्शन, समझा जरा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस। अब ये क्या होगा? पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट, देखिए, पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम, per unit time. The pitch of sound is greater number of compressions or rarefaction which passes a fixed point per unit time, ठीक है ना? अच्छा, इसी को दूसरा लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अगर साउंड की बात करा आपने और कंप्रेशन रेयरफैक्शन की बात करा और आप कह रहे हो कि फिक्स पॉइंट से पास हो गया पर यूनिट टाइम, समझ लो बात को? जैसे मानो थ्रॉट की बात कर लो, थ्रॉट। अब अभी हम थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दिए तो आवाज़ें थोड़ी चेंज हो गई। अब इसको हटा दिए तो आवाज़ एकदम से जो सॉफ्टनेस था वो पहले से चेंज हो गया, जब अभी भी जस्ट उसके कंपेयर कर लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? आपका पिच कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर गया? आपके फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको समझिए। सिंपली अगर हम ये बोले इसको कि डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशंस, और ये आपका है टाइम, जरा समझ लो। हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो सिंपली ऑलमोस्ट ये इस तरह का देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टर्बेंस, जितना डिस्टर्बेंस ज़्यादा उतना ही पिच ज़्यादा, डिस्टर्बेंस जितना उतना पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं है? सिंपली, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाउडनेस, ठीक है? देखिए तो लाउडनेस क्या है? तो फोकस करना। अभी पिच के बारे में आपने पढ़ा और अभी हम बात कर रहे हैं लाउडनेस के बारे में, ठीक है ना? लाउडनेस ऑफ साउंड
डिपेंड्स ऑन, देखिए जरा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, किस पे, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जरा फोकस करना जरा। और आपको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, आपका पिच, ठीक है, और एम्पलीट्यूड पे कौन डिपेंड कर रहा है, आपका लाउडनेस। अब जब ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है तो एम्पलीट्यूड क्या था, सिंपली एम्पलीट्यूड, उस पर समझना जरा, मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि यार अब एम्पलीट्यूड और देखिए जरा, और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एम्पलीट्यूड अलग चीज़ है और फ्रीक्वेंसी भी अलग चीज़ है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो आपको ग्राफ में समझाऊं मैं, तो मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर, ये जो मीन पोजीशन है इसको बोलेंगे आप मीन पोजीशन, ये क्या है आपका मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला पॉइंट्स, ये जरा देखो, मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही इसका क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो ए और इसको भी कह सकते हैं ए, इसको माइनस ए, इसको प्लस ए, और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोल दिया आपने डिस्टर्बेंस, इसको कह दिया टाइम, ठीक है। अगर आपकी बात करें तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपका है, जो बार बार हमने चर्चा करा है इस चीज़ को, आप अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझाएं ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए इसी को फोकस कीजिए कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट किया, जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीट कर दिया हो, मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट कर दिया हो, तो 1 सेकेंड में जितना मूवमेंट हुआ है, जितना प्रोपगेशन हुआ है वेव का, उसी को कहते हैं दोस्त हम, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो सोचो, अब यहाँ पर पार्टिकल था और 1 सेकेंड मान लो यहाँ तक ही आया, इस पॉइंट तक, तो ये इसका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन एम्पलीट्यूड इस मेन पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, इसी को कहेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। क्लियर है कि नहीं है, एम्पलीट्यूड में कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा एक बार इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर दिया, एम्पलीट्यूड पे, क्लियर है। अब आता क्या है कि लाउडनेस को मेजर किस में करते हो आप, तो लाउडनेस का जो अगर हम बात करें यूनिट कह दो, तो लाउडनेस इज ऑलवेज मेजर इन किस में, डेसिबल में, ठीक है, DECIBEL। और डेसिबल को कैसे लिखते हैं सोचो, डेसिबल को लिखते हैं स्मॉल d और कैपिटल B, स्मॉल d और कैपिटल B, ये डेसिबल है। ये क्या है, डेसिबल एक ऐसे यूनिट्स जो कंपनी किसको मेजर करता है, लाउडनेस को, ठीक है ना, यानी लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। याद रखना इस पॉइंट्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। लाउडनेस इज मेजर्ड इन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लाउडनेस एनर्जी पे डिपेंड, लाउडनेस बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगा, हाँ, लाउडनेस अगर बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी घट गया तो जो लाउड होगा वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जो लाउडनेस जो उसकी साउंड है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम अब यहाँ से कह सकते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एनर्जी। एनर्जी बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ जाएगा, और अगर एनर्जी घटेगा तो ये सॉफ्टनेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि if energy is much less या less
then the sound is soft. उस समय क्या हो जाएगा, साउंड आपका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा. तो जरा दूसरा चीज फोकस करो कि किस पर डिपेंड किया ये आपका एनर्जी पे भी डिपेंड किया. एनर्जी बढ़ा रहे हो तो लाउडनेस बढ़ रहा है, और अगर एनर्जी को आप घटाते हो तो आपका लाउडनेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉफ्टनेस में. उस समय आपका लाउडनेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉफ्टनेस में. क्लियर है. चलिए अब मैं इसको थोड़ा अभी रिकॉल करूँ आपको कि हमने आपको क्या क्या अभी करा है. मैंने करा दिया अभी जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. अलग अलग चीज़ है. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहला चीज मैंने आपको बताया टोन. ठीक है, टोन का मतलब होता है इसके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी हो. उसके बाद आता है नोट, जिसके पास मल्टीपल सेवरल फ्रीक्वेंसी हो. ठीक है. अब जो थर्ड थिंग्स आते हैं ना, वो आपका है म्यूजिकल साउंड. म्यूजिकल साउंड वो होते हैं जो आपको सुनने में बहुत ही आरामदायक हो, प्लीजेंट हो. नेक्स्ट आता है आपका नॉइज. नॉइज क्या होता है, जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट लिसन टू साउंड. तो अब सिंपली नेक्स्ट अगर बात करें उससे, हमने कहा पिच. पिच ऐसे फिनोमिना है जो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर. क्लियर है. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच घट जाएगी. नेक्स्ट जो पढ़ाया अभी जस्ट आपको मैंने आपको पढ़ाया अभी लाउडनेस. लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है आपका, लाउडनेस ऑफ साउंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड क्या, मेन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर है, मेन पोजीशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. अब जरा सोचो कि अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें तो लाउडनेस बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड को घटा दें तो लाउडनेस घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर दिया, उस एनर्जी पे डिपेंड किया. तो अगर एम्पलीट्यूड एनर्जी पे डिपेंड किया तो सिंपल सी बात है कि जो लाउडनेस है वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा. और लाउडनेस को अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ाओगे लाउडनेस बढ़ जाएगा. एनर्जी को घटाओगे तो जो लाउडनेस है वो सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाएगा. और यही वजह होता है जो फीमेल होते हैं अक्सर ज़्यादातर फीमेल के आपके जो वॉइस होती है, जो साउंड होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है इन कंपेयर टू मेल. क्लियर है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आपका है इंटेंसिटी ऑफ साउंड. देखिए क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इसको ना आई भी बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को. ठीक है. अब जरा सोचिए कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड है क्या, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी. देखिए, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया एट अ प्लेस. एरिया एट अ प्लेस. ठीक है, इज कॉल्ड intensity of sound. The amount of sound energy passing per unit time per unit area. जरा फोकस करना इस पर. per unit time और per unit area. ये
तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कह सकते हैं। जरा देखिए तो एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, एनर्जी, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी कह दीजिए, इसको हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया और इनटू टाइम, ठीक है, एरिया इनटू टाइम। अगर मैं इसको सिंपली बोलूं यहां से, इफ आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और सिंपली अगर आपसे हम ये कहें E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी और A इज इक्वल टू आपका सरफेस एरिया जिससे पास हो रहा है आपका सरफेस एरिया, और T इज इक्वल टू टाइम, तो इस सिचुएशन में आपका यहां से क्या एक फॉर्मूला बन जाएगा, जरा सोचो। तब इस सिचुएशन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू बनेगा E अपॉन में A इंटू टी। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या बना, टोटल एनर्जी E, ठीक है ना, अपॉन में एरिया A इंटू टाइम T, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है क्या आपने, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अपने पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड बन के तैयार है, फॉर्मूला भी बन गया है, ठीक है ना। अगर हम इसको यूनिट्स की बात करें तब क्या बात बनेगा, मैंने कहा अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहां से बनता है आपका SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जरा देखो क्या बनने वाला है, अगर हम बात करें ऐसा यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, तो आप इसको यूं कह सकते हो, सर जो एनर्जी है ना, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकेंड। देखो तो एनर्जी का जूल पढ़ा है, और एरिया का क्या, मीटर इंटू मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ है मीटर स्क्वायर, और टाइम का कितना बनेगा, सेकेंड। तो अब यहां से कह सकते हो क्या बनेगा, जरा सोचो, जूल अपॉन में मीटर स्क्वायर और इंटू क्या बनेगा, सेकेंड। इसी को लिखते हो जूल पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, और इसी को लिखते हो, जरा सोचो, जूल पर सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर दिए, इसको इसके साथ लिए इसको बात कर लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों उसकी बात करने जा रहे हैं, जरा फोकस करो तो, हम ये क्यों किए हैं। तो मैं कह सकता हूं, जरा याद कीजिए आप, पावर के बारे में सोचिए, वर्क एनर्जी पावर में आपको हम पावर पढ़ाए थे। पावर किसके करीब है, जो पावर होता है ऑलमोस्ट वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और पावर का जो यूनिट्स है वो होता है आपको जूल, और ये जो है इसको आप कहते हो सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को क्या कहते हो, जरा याद करो तो, वॉट कहते कि नहीं कहते, कहते हो। तो ऑलमोस्ट वॉट को सिंपली आप क्या लिख सकते हो, W। हाँ, तो अब यहां से इस पॉइंट्स को क्या आप लिख सकते हैं, W वॉट। तो सिंपली समझ रहे हो ना ये बात, तो सिंपली हम यहां से क्या कह सकते हैं, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, और इस जूल पर सेकेंड को आपने कहा वॉट पर मीटर स्क्वायर। देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर,
समझ में आ गया? वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस पे, ठीक है। अगर मैं अब आगे की थोड़ा सा बात करें, ठीक है, तो एक आपका आता है क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ठीक है, एक आपका आता है क्वालिटी ऑफ टिम्बर, उसकी बात कर लेते हैं, जरा फोकस कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्लियर हो गया ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है? नॉर्मल पर्सन के लिए देखिए, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, देखिए फॉर, अच्छा राइटिंग समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं आए तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। फॉर अ नॉर्मल पर्सन इंटेंसिटी लेवल, for a normal person intensity level of 10 to the power minus 12 watt per मीटर स्क्वायर। यूनिट होता है इंटेंसिटी का, ये यूनिट है, ठीक है। corresponds to, किसके कंपेयर में? corresponds to 0 डेसिबल। देखिए जरा, डेसिबल क्या था ये समझ रहे हो? ये जो डेसिबल है ये यूनिट है किसका? लाउडनेस का, ठीक है। डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस, ठीक है, डेसिबल लेवल ऑफ लाउडनेस। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं आप कि ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका है SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, और ये आपका क्या है? सिंपली इसको कह सकते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो एक नॉर्मल पर्सन का इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? ऑलमोस्ट 10 के पावर -2 से लेके कहां तक? 0 से लेके इसके बीच का। तो अब देखो ये 0 से बहुत कम है दोस्त, तुम्हें लग रहा है 0, ये 10 टू दी पावर 12 है माइनस में। मतलब इस पूरे को अगर हम लिखने की कोशिश करें, इस बात को अगर लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 के पावर -12 इज इक्वल टू हो गया 1/10 टू दी पावर 12। अब तुम सोचो 1 अपॉन में 12 टाइम्स कितना आएगा? 12 टाइम्स 10 आ जाएगा, तो 0.00000000 फिर जाके क्या बनेगा? 12। समझ रहे हो बात को? सोचो अब ये इस समय, अब मान लो कि 12 अब ये 12 टाइम्स है ना, तो 0.0009 और फिर एक टाइम में क्या आ जाएगा ये? तो ये ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके इतना क्या होता है? फॉर नॉर्मल आई की इंटेंसिटी लेवल। और इंटेंसिटी लेवल होता क्या है कि नंबर ऑफ टोटल एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं क्या? टिम्बर, ठीक है ना। टिम्बर का मतलब होता है क्वालिटी। टिम्बर का क्या मतलब होता है? क्वालिटी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं क्वालिटी, और देखो जरा, हमने कहा इसको, हम इसको कह सकते हैं क्वालिटी और टिम्बर। जरा सोचो होता क्या है ये? क्वालिटी या टिम्बर है क्या? क्वालिटी टिम्बर कहते हैं कि साउंड विच डिपेंड ऑन शेप ऑफ साउंड, द टिम्बर ऑफ साउंड which depends on, देखिए जरा, which depends on shape of sound wave, which produced by it, which produced by it, ठीक है। अब ये है क्या? ये एक्चुअली क्या है? टिम्बर क्या है? इट इज द
इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड. क्या? क्वालिटी या टिम्बर. अब ये है क्या कि मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? उसके शेप पर डिपेंड करता है, किसका बनाव उसकी बात करता है वो. ठीक है, ये क्या करता है? सिंपली टिम्बर ये हमें एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने में काम करता है. किस चीज को? यानी सेम पिच और लाउडनेस को. सेम पिच और लाउडनेस को ये क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करने का काम कर जाता है. तो हम यहां से कह सकते हैं इक्वालिटी और टिम्बर हेल्प्स अस. क्वालिटी और टिम्बर helps us to distinguish between two same sound. देखिए जरा, क्वालिटी और टिम्बर हेल्प अस. ठीक है ना, क्या करता है ये? हेल्प. अच्छा देखो क्या है, थोड़ा ग्रामर का अपना यूज कर लेना. ठीक है ना, helps us distinguish between two sound of same pitch. To sound of same pitch. समझ रहे हो ना बात को? और तो अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका किस पर? फ्रीक्वेंसी पे. और ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है आपको एम्पलीट्यूड पर. पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर. और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे. ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ये आपको डिस्टिंग्विश करने का मैं साइड हो गया, देख लो. अब क्या है कि इसको किस में करने की कोशिश करता है? ठीक है, ये सेपरेट करने का काम करता है. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे की बात करें. ठीक है, एक आता है दोस्त सोनिक बूम. ठीक है, ठीक है, लास्ट है सोनिक बूम. दूसरे लेवल में मतलब सुपर सोनिक की बात करते हैं. ठीक है ना, सोनिक बूम क्या होगा कि नॉर्मली इफ द स्पीड ऑफ sound is greater than the speed of sound is greater than the speed of air. ठीक है ना, यानी कहते हैं the speed of sound is greater than the speed of air. इसको क्या कहते हैं? उसको सोनिक बूम. जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लोगे तो आपका आता है लाइक अ बुलेट्स. ठीक है, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, ये सब क्या है आपका? ये सब है सुपरसोनिक. इसके पास सुपरसोनिक स्पीड होता है. जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्रेटर होता है इससे, एयर के स्पीड से. ठीक है, तब इसको हम कह सकते हैं क्या? सुपरसोनिक. अब यहां से हम कह सकते हैं कि जरा फोकस करो कि जो आपका सोनिक बूम है वो एक्सप्लोसिव नॉइज है. ठीक है, सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव. ठीक है, एक्सप्लोसिव नॉइज caused by shock wave. Caused by shock wave. ठीक है, मतलब सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव. ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय. ठीक है, मतलब किसके कारण? शॉक वेव के कारण. अच्छा, अब क्या शॉक वेव क्या है आपका?
सिंपली अगर हम बात करें कि लाउड की बात करते हैं, लाउड साउंड, ठीक है, अगर मान लो नॉर्मली किसी एयर से टकराता है साउंड की स्पीड और अलग से एक लाउड क्रिएट करता है, तो इसको कहते हैं शॉक वेव। देखिए जरा, द वेव which produces a large loud due to collision। कोलिजन जब होता है ना, तो कोलिजन के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट पे क्या करता है, लाउडनेस को क्या करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ये फिनोमिना क्या करता है, शॉक वेव। और जब हम शॉक वेव की बात करें तो ये कंप्लीटली किसके कारण होता है, ये सोनिक बूम नॉइज का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस की बात कर ले, थोड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग देखें जरा क्या है। बड़ा छोटा क्वेश्चन है, सिंपली अगर देखिए तो, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सॉल्यूशन में आपका कि अपने पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात है। ये क्या है आपका, मतलब हमें वेव फ्रीक्वेंसी दिया है f इक्वल टू 220 हर्ट्ज और अपने पास लैम्डा जो है वो फाइंड आउट करना है, और स्पीड दे रखा है आपको कितना, 440 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहते हो सर जो लैम्डा होता है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो v इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू एफ। फार्मूला से याद करिए, एक रिलेशन निकाल देते। अब यहाँ से मुझे लैम्डा चाहिए तो ये बनेगा v अपॉन में एफ। तो लैम्डा किसके करीब बन गया, 440 अपॉन में 220, तो ये बन गया 2। अब ये 2 तो बना, यूनिट क्या बनेगा, लैम्डा यानी क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। आंसर कितना होगा, 2 मीटर। क्लियर है।